हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशन चैप्टर जो कि सेकंड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले ये सारे तो सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, कितने टाइप का होते हैं, सारे हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th में पढ़े, 9th में, 10th में सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब जो है आज हम लोग सॉल्यूशन का डिटेल्स पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, किस टाइप से इसका बिहेवियर होता है, ये सारा कुछ इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है इसको जानते हैं। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो कहते हैं इट इज homogeneous mixture of more than one substance. होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो जिस सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर का होता है। पढ़ाए हुए आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन दो टाइप का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसको कहेंगे भाई? जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सॉल्यूशन सेम हो, थ्रू आउट सॉल्यूशन इक्वल हो। जैसे चीनी और पानी का शरबत बना लो, तो चीनी और पानी का एक गिलास शरबत तुम बनाओगे तो ग्लास के नीचे से उठा के हो तो ही मीठा लगेगा, उसके बीच वाले पार्ट से उठा के ले लो तब भी मीठा लगेगा। इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो इसको आप कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से भाई? पहला आपका सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन बनाओ, इन दोनों के बिना बन ही नहीं सकता। कोई एक चीज से सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता। दो से ज्यादा, मोर देन वन लिखा है, मोर देन वन सब्सटेंस, एक से ज्यादा जितना भी ले लो, 2 3 4 5 6, यदि दो चीज को मिलाकर के बनाओगे, दो सब्सटेंस को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया आपने, तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। यदि तीन चीजों, तीन सब्सटेंस को मिलाकर के सॉल्यूशन बनाया तो उसको हम लोग कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे अब ये सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहते हैं? तो सॉल्यूट किसको कहेंगे भाई? सॉल्यूट प्रेजेंट इन a small quantity, और सॉल्वेंट किसको कहेंगे भाई? प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। ये देखो, 10th में डेफिनेशन हम लोगों ने, 9th में डेफिनेशन पढ़ा था किसी को कि जो डिसॉल्व होता है सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट का नहीं, वो बच्चों वाला डेफिनेशन था, उसको भूल जाओ। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या भाई? सॉल्यूट उसको कहेंगे जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट उसको कहेंगे जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट में हो। उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब देखो, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन भाई? एक वोलाटाइल सॉल्यूट भी हो सकता है, और सॉल्वेंट भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल हो सकते हैं और नॉन वोलाटाइल हो सकते हैं। वोलाटाइल किसको कहेंगे? वेपोराइजेबल, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो, या तो अपने आप कहीं पे रख दो और वेपोराइज हो जाए तो उसको वेपोराइजेबल कहेंगे। या फिर नॉन वोलाटाइल, जो वेपोराइज ना हो। जैसे वोलाटाइल का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग? वाटर ले लो, वाटर को देखो ऐसे तुम छत पे ले जाके धूप में कहीं पे रख दो, 1-2 दिन बाद अपने आप सारा गायब हो जाएगा। या फिर उसको गर्म करो, बॉइल करो, तब भी वो वेपोराइज हो जाएगा। लेकिन अब तुम शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, कॉमन सॉल्ट जो घर में हम लोग खाते हैं, नमक, उसको तुम गर्म करते रहो, कितना भी गर्म करो, क्या वो वेपर में बनेगा? नहीं बनेगा। तो वैसा जो वेपर्स में चेंज नहीं होता है, नॉन वेपोराइजेबल, इसको हम लोग क्या कहेंगे?
नॉन वेपोराइजेबल, नॉन वेपोराइजेबल, जो वेपर्स में नहीं चेंज होता है उसको हम लोग नॉन वोलाटाइल कह लेंगे, और जो वेपर्स में चेंज हो जाएगा उसको हम लोग वोलाटाइल कह लेंगे। अब देखो इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के डिफरेंट फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के डिफरेंट फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन को बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा भाई? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। सभी में से फिजिकल स्टेट चेंज करना है। जैसे यदि सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूट सॉलिड रख लो, सॉल्वेंट तुम गैस रख लो, लिक्विड रख लो। वैसे गैसेस सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं और लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट of solute and solvent, solution is of 3 types। कौन कौन सा भाई? सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? गैसियस सॉल्यूशन। सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखो बहुत इजी होता है, केमिस्ट्री बहुत इजी होता है, बिल्कुल ध्यान से देखो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल इजी लगने लगेगा। सॉल्यूशन का ये तो बेसिक टर्म था तुम्हारा। अब सॉल्यूशन का दूसरा बेसिक टर्म पे हम लोग आते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कहते हैं कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक देम सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखोगे सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो कंसंट्रेशन से भी क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in solution at constant temperature, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तभी हम लोग कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज टेम्परेचर चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन तुम्हारा चेंज हो सकता है। अब ये कंसंट्रेशन हम लोग पता कैसे करें? कैसे मेजर करेंगे? कैसे पता करें कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है या क्या है, कैसे? तब देखो, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या जानते हैं? मेथड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या जानते हैं? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो बहुत सारे मेथड है, इसमें से मेनली हमारा जो एनसीईआरटी में पढ़ना है, सबसे पहले एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके आगे का देखेंगे। तो एनसीईआरटी में जो पढ़ना है, सबसे पहला हमारे पास देखना मोल या फिर सबसे पहले परसेंट बाय मास, जिसको कि W/W भी हम लोग लिख सकते हैं, परसेंट बाय मास। परसेंट जैसा कि बिल्कुल, परसेंट का मतलब क्या होता है? इन एवरी 100, किसी भी सब्सटेंस का 100 ग्राम ले लो, 100 ml ले लो, उसमें कितना परसेंट है, उसको हम लोग कहते हैं परसेंट बाय मास, जिसको कि हम लोग और किसे लिखेंगे? W/W लिख लो या फिर M/M लिख लो, एक ही बात है। जनरली W/W लिखा जाता है, सभी बुक में आपको जितने भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उन सब में आपको W/W ही लिखा जाएगा। चलो, तो ये परसेंट बाय मास क्या होता है, कैसे इसका पता करेंगे वो देखना जरा। मान लो कि आपको कहीं पे दिया गया है X% बाय मास, X% W/W। किसी कोई भी सामान आपने खरीदा, कोई मेडिसिन खरीदा, उसके रैपर पे देखना कोई सिरप है या कोई और सॉल्यूशन है,
उस पे लिखा हो कहीं पे x%, x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, 10% हो गया, 20% हो गया, 50% हो गया, 1% हो गया, कुछ भी हो सकता है x का वैल्यू। तो x% बाय मास, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स x ग्राम, ये ध्यान रखना है, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम सॉल्यूट का x ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यदि किसी सॉल्यूशन का 100 ग्राम लिया है, यदि किसी सॉल्यूशन का 100 ग्राम लिया है तो उसमें x ग्राम किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। ये मतलब होता है x% बाय मास। जैसे मान लो कि कहीं पे दिया गया 10% W/W ऑफ NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा 10% बाय कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का जो टोटल मास हो गया बेटा वो 100 ग्राम, जिसमें मास सॉल्यूट हमारा क्या है? जो कम है। सॉल्यूट हमारा क्या है? जो ज्यादा है। अब यहाँ पे सॉल्यूट दिया नहीं है तो कहीं भी बिल्कुल कॉमन सी बात है, बिल्कुल जनरल सी बात है कि कहीं पे भी यदि आपको सॉल्वेंट नहीं दिया गया तो आपको कंसीडर कर लेना है कि वो वाटर ही है। वाटर के अलावा यदि कोई और सॉल्वेंट होगा तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है कि भाई अल्कोहल में मिला रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिला रहे हैं, बेंजीन में मिला रहे हैं, तो वो आपको गिवन होगा। नहीं गिवन है तो बिल्कुल यूनिवर्सल है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका वाटर लिया गया है। तो कहीं कहीं पे एक्वस सॉल्यूशन लिख देते हैं, यहाँ पे और कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक्वस लिख देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। सो मास ऑफ NaCl क्या होगा भाई? 10 ग्राम, 10 ग्राम। x%, x की वैल्यू क्या होगा हमारे पास? x का वैल्यू क्या होगा? 10। तो NaCl का मास कितना हो गया भाई? 10। तो सॉल्वेंट जिसको कि आप वाटर कह रहे हो, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। कहीं पे मान लो कुछ और एग्जांपल ले लेते कि भाई एक आप माजा खरीद के ले आओ बाजार से, माजा, फ्रूटी, कोक ये सब तो पीते ही हो तुम लोग, तो माजा खरीद के ले आओ। माजा खरीद उसके बोतल पे देखा लिखा हो रहेगा कि शुगर ऐसे लिखा होता है कि कंटेन्स एवरी 100 ml कंटेन्स शुगर, मान लो दिया गया 5% W/W, 5% W/W। इसका मतलब क्या होगा? या चूंकि ये जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लाते हो वो लिक्विड है तो उसको वॉल्यूम में भी मेजर करेंगे। अभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी इसका अगला वाला हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल इसको क्लियर करते हैं कि 5% W/W। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का आपको हो गया बेटा 100 ग्राम। अब इसमें शुगर कितना हो जाएगा? शुगर कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। ठीक है, तो परसेंट बाय मास का मतलब ये होता है। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे निकाल पाएंगे? तो मान लो कि कोई दो कंपोनेंट है जो A और B, इससे मिक्स करके एक सॉल्यूशन हमने तैयार किया है AB। एक सॉल्यूशन हमने तैयार किया है, इन दोनों को मिलाया है और एक सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया यहाँ पे AB, ये सॉल्यूशन। ठीक है, और जिसमें कि मान लो कि इसका मास हमारा WA ग्राम है, सॉरी WB ग्राम है, और इसका मास मान लो कि WA ग्राम, देन परसेंटेज बाय मास W/W ऑफ A का परसेंटेज जब निकालोगे तब क्या लिख देंगे हम लोग? तब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, तब हम लोग परसेंटेज बाय मास W/W ऑफ A हम लोग क्या लिख लेंगे? तो मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इनटू 100। सिमिलरली यदि B का परसेंटेज निकालना है क्या करोगे? WB, जिसका निकालना है उसको ऊपर रख दो और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रख दो। यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख देते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100। अब इसका एग्जांपल भी एक करके बताता हूँ, एग्जांपल से भी इसको समझाता हूँ। दूसरा जो मेथड है हमारे पास, जो सेकेंड मेथड है उसको हम लोग क्या लेते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको कि V बाई वी से लिख सकते हैं, V बाई वी वॉल्यूम। सेम बिल्कुल मास के जैसा, मास में जो ग्राम था उसको ग्राम की ओर हटा करके उसके जगह मिलीलीटर लिख दो, लीटर लिख दो। लीटर लिखोगे तो 100 लीटर में हो जाएगा, मिलीलीटर लिखोगे छोटा यूनिट है मिलीलीटर, तो 100 ml में हो जाएगा। सो फिर से देखो, फिर से मान लो कि कहीं पे तुम्हें लिखा गया x% V बाई वी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इट मीन्स x ml ऑफ सॉल्यूट। देखो भाई, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तीनों। वैसे सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ऑफ सॉल्यूट x ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, 100 यही याद रखना है, 100 ml। जैसे कुछ भी आप खरीद पिलाते हो, कुछ भी जैसे पिलाते हो और कहीं पे भी आपको लिखा हुआ है, मान लो कि हमें लिखा हुआ है जैसे अल्कोहल ले लो, अल्कोहल का बॉटल ले लो। अल्कोहल सबको जानते हैं, आज के डेट में अल्कोहल तो बिल्कुल पॉपुलर चीज है आप लोगों के लिए, सबको पता होगा अल्कोहल क्या होता है। तो देखो उस पे लिखा, मान लो लिखा है 42% V बाई वी ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो गया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 ml, जिसमें से इथेनॉल कितना हो जाएगा, इथेनॉल आपको कितना हो जाएगा, तो 42%, सॉरी दैट मींस 42 ml, बाकी सब पानी है, उसमें पानी कुछ और नहीं है, 42 ml ही इथेनॉल है। और इसी को पीने से सारा कुछ काम खराब हो जाता है, जो दिखना चाहिए वो सुनाई देना शुरू हो जाता है, जो सुनाई देना चाहिए वो दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है नहीं। तो ये बड़ा खतरनाक चीज है। अब हम लोग निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फिर से मान लो कि दो कंपोनेंट है A और B, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक AB सॉल्यूशन तैयार कर लिया है, जिसमें इसका वॉल्यूम मान लो कि VAml और इसका वॉल्यूम मान लो VBml, ठीक है ना। सो परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाई वी ऑफ A, जब A का निकालो क्या हो जाएगा भाई, तो VA अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ A अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज VA प्लस VB इनटू 100। वैसे ही B का हम लोग निकालें, B का परसेंटेज निकालें, तब क्या हो जाएगा भाई, तो VB अपॉन VA प्लस VB इनटू 100, ठीक है नहीं। सो 1 का जिसका तुम्हें परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रख दो, उसका वॉल्यूम ऊपर रख दो ml, और टोटल वॉल्यूम नीचे रख दो, इनटू 100 कर दो, हो गया, बिल्कुल सिंपल, इतना आसान होता है। तीसरा जो मेथड है जिससे हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं, दिस इज ppm। तीसरे मेथड को हम लोग कहते हैं ppm, पार्ट्स, ये तीसरा मेथड है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm बहुत माइक्रोस्कोपिक कंसंट्रेशन होता है, बहुत फाइन कंसंट्रेशन होता है, सबसे स्मॉल कंसंट्रेशन, इससे बिल्कुल कंसंट्रेशन मेजर करते हैं मेडिसिन का, पॉल्यूशन का। देखो तुम लोग दिवाली के टाइम में न्यूज़ वगैरह सुनो तो देखो न्यूज़ वाला क्या बोलता है भाई कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इतना ppm हो गया, ठीक है नहीं, ppm। कोई कॉस्मेटिक ले आओ, कॉस्मेटिक ले लो, फेयर एंड लवली ले लो, जिससे लगा के मुंह पोत के चिकना हो जाते हो, तो फेयर एंड लवली ले लो भाई, उस पे देखो उस पे देखना लिखा होगा बोरिक
बोरिक एसिड 0.2 ppm, इस टाइप से लिखा होता है। तो कंसर्न अभी होता क्या है, क्या होता है ये देखो, ये मान लो कि ये हमारा एक लीटर का फ्लास्क है, ये 1 लीटर का फ्लास्क है, 1 लीटर, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन भरा हुआ है, 1 लीटर सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन को 1 मिलियन पार्ट में, दैट मींस 10 टू द पावर 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो। तो उसके एक पार्ट में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ppm। बिल्कुल सिंपल। सो क्या कहेंगे, द सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6th part of solution is called ppm, is called ppm। तब देखो जरा कैसे निकालेंगे, कैसे, मान लो फिर से वही कि दो कंपोनेंट है a और b, इसका मास यदि ma है और इसका मास यदि mb है, तब हमें ppm ऑफ a, जब ppm ऑफ a पता करना हो क्या करेंगे भाई, मास a का ऊपर रख दें, a प्लस मास ऑफ b इनटू 100 की जगह पे 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी चेंज नहीं है। परसेंटेज में यहाँ पे 100 होता है, और जो कि मिलियन पार्ट में परसेंटेज मतलब इन एवरी 100 और मिलियन पार्ट्स पर मिलियन, तो इसको मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सिंपल। वैसे यदि तुम्हें b का निकालना, यदि ppm ऑफ b हम लोग पता करना चाहें, क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ b या w भी रख लो, m भी रख लो, कुछ भी रख लो, मास ऑफ b अपॉन टोटल मास इनटू 10 टू द पावर 6। इट्स सो सिंपल, बिल्कुल आसान। अब देखो क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करके बताता हूं, क्वेश्चन इससे कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन करना इज मोर इंपॉर्टेंट। जब तक क्वेश्चन नहीं करो थ्योरी तो कहीं भी पढ़ लो, किसी भी बुक में पढ़ लो, बतेरे बुक पढ़े हुए, किसी भी YouTube पे इतने सारे वीडियोस पड़े होते हैं, उस पर देख लो। तो थ्योरी तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन करने आना चाहिए। क्वेश्चन है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड फ्रॉम जल बोर्ड is contaminated with chloroform CHCl3 chloroform which is an important carcinogens। अब कहता है if level of contamination is 10 to the power 15 ppm या 5 रख लो, 10 to the power 5 ppm, फाइन परसेंटेज बाय मास ऑफ CHCl3। बिल्कुल सिंपल। कहते हैं कि भाई जल बोर्ड ने पानी सप्लाई किया है, अब पानी को साफ करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, उसको जर्म फ्री करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाते हैं। अब गलती से भाई जो मिलाने वाला था बेवड़ा था, लगा लिया होगा, तो उसने क्लोरीन की जगह पर क्लोरोफॉर्म उसे मिक्स कर दिया। अब क्लोरोफॉर्म बड़ा डेंजरस चीज है। क्लोरोफॉर्म यदि डायरेक्टली यूज किया जाए तो उससे कार्सिनोजेंस का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, से कैंसर भी हो सकता है। तो कार्सिनोजेंस मिल गया। अब कहते हैं कि यदि लेवल ऑफ कंटामिनेशन इतना है 10 टू द पावर 5 ppm, तो बताइए कि परसेंटेज बाय मास कितना होगा, परसेंटेज बाय मास क्या होगा। तो
अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, बहुत इजी है, सो सिंपल, बिल्कुल सो, इट्स सो सिंपल। कैसे देखना जरा, कैसे, ये देखो ppm, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, ppm ऑफ CHCl3 क्या हो जाएगा, मास ऑफ CHCl3 अपॉन मास ऑफ CHCl3 प्लस मास ऑफ वाटर इनटू 10 टू द पावर 6, ये तो है। अब ये ppm हमें क्वेश्चन में दिया गया, ये दिया गया क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5 इक्वल टू मास ऑफ CHCl3 अपॉन टोटल मास, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, टोटल मास इनटू 10 टू द पावर 6, ये तो हो गया फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज बाय मास निकालना है, परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास में करना क्या होता है, ये फार्मूला तो ये रहता है ना, सिर्फ यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देना है तो परसेंटेज बाय मास का फार्मूला बन जाएगा। अब ये बात बताओ कि जब इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना, सो परसेंटेज बाय मास में क्या हो गया 10 टू द पावर 5, इसको इधर ले आते डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 इनटू 100 इक्वल टू, ये हमारा हो गया परसेंटेज बाय मास, हो गया बहुत सिंपल, सो सिंपल। ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई 10 टू द पावर 7 इनटू 10 टू द पावर -6, ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, क्या बच गया इक्वल टू 10 टू द पावर 1% W/W। ओके, तो आज हम लोगों ने कंसंट्रेशन निकालने का तरीका देखा। अब इसके बाद अगला कंसंट्रेशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।